इंटरमीडिएट वैल्यू का है क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मान लो ए पे फंक्शन की वैल्यू m बन रही है, बी पे फंक्शन की वैल्यू n बन रही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, ए पे m है, बी पे n है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ m के लेवल से n के लेवल तक गया, ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, m और n कुछ भी हो सकते हैं। मान लो m नीचे है, n ऊपर है, तो ऊपर गया ग्राफ ऐसे, या m ऊपर है, n नीचे है, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो कहीं पे भी जंप नहीं लेगा, लगातार चलता रहेगा ग्राफ, और लगातार चलता रहेगा तो इसका मतलब है कि m और n के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे फंक्शन की रेंज में जरूर रहेंगे। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है कि अगर फंक्शन की वैल्यू, जैसे अगर मैं कराऊँ कि किसी फंक्शन की वैल्यू 1 पे सपोज 10 बनती है, यानी 1,10 ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, और सपोज 3 पे फंक्शन की वैल्यू 19 बनती है, 3 पे 19, दैट मीन्स कि ग्राफ 1,10 से शुरू हुआ और बढ़ता बढ़ता कहाँ तक गया, 3,19 तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ इस वाले पॉइंट से शुरू हुआ, सपोज ये पॉइंट है 1,10, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, और ये वाला पॉइंट है सपोज 3,19। अब चाहे जब ग्राफ जैसे भी गया हो, किसी भी तरह से यहाँ तक पहुंचा हो, तो 1 से लेकर 19 तक, सॉरी 10 से लेकर 19 तक 1 पे किस लेवल पे ग्राफ, के लेवल पे किस लेवल पे ग्राफ, 19 के लेवल पे। तो ग्राफ इस लेवल से शुरू हुआ, बढ़ता हुआ यहाँ तक गया, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो बीच में सारे पॉइंट जितने भी हैं सब रेंज में आएंगे। वैसे भी अगर मैं इस फंक्शन का रेंज लिखने को बोलूँ आपको, तो रेंज क्या लिखोगे आप, यही लिखोगे ना भाई, रेंज जो है वो 10 से लेकर 19 तक है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 19। तो बीच वाली सारी वैल्यूज जो है वो रेंज में जरूर आ जाएंगी, इसीलिए कहते हैं इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि अगर a पे वैल्यू m बन रहा है, b पे वैल्यू n बन रहा है, तो m और n के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रेंज में जरूर आएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए। सपोज fx is continuous in closed interval AB. Suppose fx is continuous in closed interval AB, such that f of a is equal to m and f of b is equal to m. f of a is equal to m and f of b is equal to m. मतलब क्या करे कि फंक्शन a से b तक कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, a पे वैल्यू m है, b पे वैल्यू n है, तो m और n के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे फंक्शन के रेंज में जरूर आएंगे। यानी हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग m और n के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा होगा, मिलेगा। तो लिख लो, क्या लिखा आपने, सपोज fx is continuous in closed interval a to b such that fa is m and fb is n, then all the values between m and n, all the values between m and n lie in the range of the function, lie in the range of the function. समझ में आई बात। एक तो ये हो गया कि अगर ग्राफ कभी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा हो, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो बीच में कहीं गैप बना ही नहीं है, गैप कहीं नहीं बना है, तो इसलिए
बीच वाली सारी वैल्यू जो है वो रेंज में जरूर आएगी, यानी हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे पॉइंट मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू चूज करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा। जैसे यही ग्राफ आपने लिया, तो ये ग्राफ जैसे कॉन्टिन्यूअस था, तो अब इस बीच में हम कोई भी पॉइंट चूज कर लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ पे पॉइंट, जैसे 1 चूज कर लिया तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 पॉइंट मिला, यानी 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 बनेगी। कहाँ? 5/6 और 5/6। 2 चूज कर लिया तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 1 पॉइंट मिला, यानी 1 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 बनेगी। तो हम रेंज में से कोई भी वैल्यू चूज कर लेंगे तो कम से कम 1 पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जरूर मिलेगा। बोलिए ठीक है ये? अब इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में भी काफी यूज होता है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यूज कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए बात ना करें, इधर सुनिए। अब इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं? अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से सुनो इधर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से लेकर बी तक, फिर वही कर रहा हूं, ए से बी में कॉन्टिन्यूअस। आपने फंक्शन की वैल्यू ए पे चेक की एंड देन बी पे चेक की। अगर इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है, फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, आप करें कि एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कोई एक पॉजिटिव है या और एक नेगेटिव है। मान लो एफ ए नेगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ए पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था, नेगेटिव था, बी पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी ग्राफ नीचे से ऊपर गया है। या एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऊपर से नीचे आया। चाहे कुछ भी हो, इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कम से कम एक बार, और जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो अगर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव हो जाए तो हम गारंटी से कह देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट है बिटवीन ए एंड बी। एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं, कम से कम एक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मान लो ए पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है, ग्राफ नीचे से ऊपर गया से, तो अगर नीचे से ऊपर गया तो जरूरी नहीं ना कि एक ही बार क्रॉस किया, हो सकता है नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर चला गया हो। जैसे मान लो ये बी है, वैल्यू नीचे से नेगेटिव था, बी पे वैल्यू पॉजिटिव था, यानी ग्राफ नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ गया। तो ये जरूरी तो है नहीं कि सीधा एक बार में ऊपर चला गया, हो सकता है कि यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और अल्टीमेटली जाके यहां रुक गया, हो सकता है। तो बीच में ए और बी के बीच में ये 5 बार क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी ए और बी के बीच में कितने रियल रूट है? 5 रियल रूट है। तो इसलिए हम करें कि कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि अगर नीचे से शुरुआत किया और फिनिश हो रहा है ऊपर जाकर, खत्म हो रहा है ऊपर जाकर, तो नीचे से ऊपर अगर खत्म हुआ है तो बीच में कहीं ना कहीं तो एक बार क्रॉस करेगा ही करेगा, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। अगर हम ये इंश्योर कर दें कि नहीं ग्राफ मोनोटोनिक भी था, मतलब लगातार बढ़ रहा था या लगातार घट रहा था, फिर एक ही रूट होगा। क्योंकि अगर हम ये इंश्योर कर दें कि ये जो ग्राफ था ये कॉन्टिन्यूअस तो था ही, साथ में मोनोटोनिक भी था, मतलब लगातार नीचे से ऊपर जा रहा था, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है और मोनोटोनिक है तो फिर एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है। क्योंकि लगातार बढ़ रहा है तो एक बार ऊपर चला गया तो नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। या अगर ऊपर से नीचे आया है तो भी अगर मोनोटोनिक है तो सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। तो कभी भी ऐसा हो जाए, ध्यान से सुन लें, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ रहा है। एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ रहा है, तो आप कह दें कि ए और बी के बीच में
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। अगर आपने ये भी देख लिया है कि मोनोटोनिक भी है, मोनोटोनिक कैसे चेक करते हैं? डेरिवेटिव से। अगर ए से बी के बीच में डेरिवेटिव का साइन नहीं चेंज हो रहा है, अगर डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव थ्रू आउट नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। अगर मोनोटोनिक भी है तो फिर एक ही रूट होगा बिटवीन ए एंड बी। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, सपोज एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, suppose fx is a continuous function such that fa into fb less than 0, ये लिख लोगे fa into fb less than 0। then the equation fx is equal to 0, then the equation fx is equal to 0 has at least one solution between a and b। जब सॉल्यूशन बोलते हैं तो उसका मतलब ही होता है रियल रूट। हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन बिटवीन ए एंड बी। ध्यान दें, इसमें आपने एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बोला, गारंटी नहीं है, कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा इनफाइनेटली मेनी भी हो सकता है ग्राफ बहुत बार ऊपर नीचे हो गया हो। लेकिन अगर आप करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मोनोटोनिक भी है, यानी आपने चेक कर लिया मोनोटोनिसिटी और मोनोटोनिक भी है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि एफ इंटू एफ बी नेगेटिव है, तो फिर आप गारंटी से कहोगे कि एक ही रूट होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लिख लो अगला पॉइंट, इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन कर दो, सपोज एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, continuous and monotonic function such that fa into fb less than 0, such that fa into fb less than 0, then the equation has exactly one real root between a and b, has exactly one real root between a and b। Exactly one real root between a and b। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, prove that the equation x minus cos x is equal to 0, x minus cos x is equal to 0 has exactly one solution in the interval pi by 6 to pi by 3। ये चूंकि सब्जेक्टिव में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसलिए प्रूफ दैट कर दिया, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन जब होगा तो ये गिवन होगा द इक्वेशन x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, या लिख दिया जाएगा x इज इक्वल टू कॉस एक्स उधर ले जाकर, हैज एग्जैक्टली वन रूट इन कुछ इंटरवल दे देगा, 0 से पाई बाई 6 में इसका एक रूट है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 में एक रूट है, पाई बाई 2 से पाई बाई 3 में एक रूट है, इसे चेक करना। तो आप सिंपली दोनों एंड पे वैल्यू चेक कीजिए और दोनों एंड पे वैल्यू का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर आप कह दीजिए कि इस बीच में कम से कम एक रूट तो होगा ही। आपको चूंकि प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली वन रूट है तो फिर साथ में ये भी दिखाएं कि इस बीच में जो ग्राफ है वो मोनोटोनिक है, लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है। करिएगा इसमें, देखो आप इस इक्वेशन को लिख दो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपने एफ एक्स सपोज कर लिया एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर मान लो ऐसे इक्वेशन ना भी लिखा होता तब भी आप क्या करते कि पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर दोगे, राइट पे 0 कर दोगे। मान लो ये इक्वेशन लिखा होता है x इज इक्वल टू कॉस एक्स, तभी आप एक तरफ ले आते और उसके बाद कह देते कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है।
ऑब्वियसली एक्स पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, cos x कोसाइन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये तो श्योर है कि फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो लिख लो ऑब्वियसली एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। साथ में इसका डेरिवेटिव चेक करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस साइन एक्स, पॉजिटिव रहेगा π/6 से π/3 में रहेगा ही नहीं। π/6 से π/3 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कोई भी एक्स ले तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस भी है साथ में इंक्रीजिंग भी है। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ लगातार नीचे से ऊपर जा रहा है। अब दोनों एंड पे वैल्यू चेक करते हैं। अगर π/6 पे वैल्यू चेक करें तो आएगा π/6 माइनस कॉस π/6 माइनस √3/2। अब देख सकते हो ये नेगेटिव है, क्योंकि π/6 की वैल्यू रफली 0.5 होगी, जबकि √3/2 की वैल्यू रफली 0.85 होगी, 86 इनफैक्ट। और अगर π/3 पे वैल्यू चेक करें तो π/3 माइनस कॉस π/3 माइनस हाफ, ये पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, मोनोटोनिक है, यानी इंक्रीज कर रहा है। π/6 पे वैल्यू नेगेटिव है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। π/3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। दैट मीन्स कि नीचे से ऊपर गया ग्राफ लगातार, तो इसलिए बीच में एक बार तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही। तो एक सॉल्यूशन आएगा बिटवीन π/6 एंड π/3। तो आप लिख दो f π/6 इंटू f π/3 नेगेटिव है। तो हेंस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फंक्शन hence by intermediate value theorem fx is equal to 0 has exactly one real root between π/6 and π/3, has exactly one real root between π/6 and π/3। NCERT का पूछेंगे, ये सब नहीं पूछते। एक बार बुक उठा के देख भी लिया करो NCERT बुक, इसमें क्या है क्या नहीं। बुक मिल रही नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वेशन prove that the equation x minus 1 x minus 3 x minus 5 plus lambda times x minus 2 x minus 4 x minus 6 is equal to 0। has three real and distinct roots, has three real and distinct roots। ये तो ऑब्वियसली कि ये क्यूबिक इक्वेशन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा चाहे कुछ भी ले लें, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा को हम चाहे कुछ भी रख दें, इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स होंगे, ये प्रूव करना। देखो सपोज ये एफ एक्स है,
आपको प्रूव करना है कि हम लैम्डा चाहे कुछ भी लें, इसके 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमेशा रहेंगे। तो देखो कैसे रहेंगे। अगर मैं F2 निकालूं, एक्चुअली दिख रहा है कि 2, 4, 6 पे सेकंड वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो लैम्डा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर 2 पे वैल्यू चेक करें तो 2 पे वैल्यू इसकी आ रही है, देख लो, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, 2 - 5 पॉजिटिव आ रही है, बोलो सही है। 4 पे वैल्यू चेक करें तो 3 - 1 -1, ये भी सॉरी 4 पे चेक करें ना, ये पॉजिटिव आएगा ना, तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है -3। देन 6 पे वैल्यू चेक करें तो तीनों पॉजिटिव होंगे, 6 - 1 5, 6 - 3 3, 6 - तो 15 आ रही है, बोलो सही है। अरे बोलो भाई। तो इसका ग्राफ 2 पे एक्स एक्सिस के ऊपर है बट 4 पे नीचे आ गया, तो दैट मीन्स कि 2 और 4 के बीच में एक रूट मिलेगा क्योंकि नीचे आ गया ग्राफ, और फिर 6 पे फिर ऊपर चला गया, तो 4 और 6 के बीच में भी एक रूट मिलेगा, तो एक रूट हो गया 2 और 4 के बीच में, एक 4 और 6 के बीच में 2 रूट हो गए रियल, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली रियल होना ही है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जब भी होते हैं तो पेयर में होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रियल है तीसरा इमेजिनरी हो जाए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली रियल होगा ही होगा। एक्चुअली जो तीसरा वाला रियल होगा वो 2 से पहले होगा, वो इसलिए कि अगर इसकी वैल्यू -∞ पे चेक करोगे तो ये नीचे से ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर चला गया होगा। तो खैर 2 अगर आपने रियल दिखा दिया तो कह दो कि तीसरा तो रियल होना ही होना है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जब भी होते हैं तो पेयर में होते हैं, एक इमेजिनरी कभी नहीं हो सकता, एक इमेजिनरी 3 इमेजिनरी। तो लिख लीजिए तो बाय इंटरमीडिएट, ये तो क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि पॉलिनोमियल है तो ग्राफ तो कहीं ब्रेक होगा नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। तो लिख लो हेंस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, हेंस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम fx is equal to 0 has a real root between 2 and 4, has a real root between 2 and 4, and another real root between 4 and 6, and another real root between 4 and 6। क्योंकि 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, 4 पे नेगेटिव है, तो एक रूट 2 and 4 के बीच में मिलेगा, ऊपर से नीचे आया ग्राफ। फिर 4 पे नेगेटिव है, 6 पे पॉजिटिव है, तो एक रूट मिलेगा 4 और 6 के बीच में, बोलो ठीक है ये। तो हैज ए रियल रूट बिटवीन 2 and 4, अनदर रियल रूट बिटवीन 4 and 6, और चूंकि क्यूबिक है तो फिर इसका मतलब है कि तीसरा रूट भी रियल होगा। तो लिख लो सिंस इट इज अ क्यूबिक देयरफॉर थर्ड रूट मस्ट बी रियल, थर्ड रूट मस्ट बी रियल। रीजन देना चाहें तो आप दे दें एज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, as imaginary roots always occur in pair। तो इसके तीनों रूट्स रियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is a continuous function, fx is a continuous function whose value cannot be irrational। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हम करें इसकी वैल्यू कभी भी इरेशनल नहीं होगी। उसके बाद देखो इफ f of 0 is equal to 3, f of 0 is equal to 3, then find summation f of r varying from 1 to 100। ये फाइंड करें। देखो इधर सर इसमें f of 0 तो आएगा ही, फिर ध्यान दोगे इधर आपसे कहा गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। देन एक की पॉइंट ये बोला गया कि इसकी वैल्यू इरेशनल नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी वैल्यू इरेशनल नहीं हो।
0 पे वैल्यू 3 है। अब 0 पे वैल्यू 3 है, 3 रैशनल नंबर है। अगर वैल्यू चेंज होकर 3 से हटा, कहीं भी हट गया, 3 से हटकर अगर दूसरी वैल्यू पे जाएगा, तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनेटली मैनी इररेशनल्स। तो अगर 3 से हटकर किसी भी दूसरी वैल्यू पे गया, सपोज किसी भी वैल्यू y पे गया, तो 3 और y के बीच में इनफाइनेटली मैनी इररेशनल्स होंगे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बीच वाली सारी वैल्यू रेंज में आ जाएंगी, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में यही तो करे कि अगर 0 पे वैल्यू 3 है और हटेगा तो बीच वाली सारी वैल्यू रेंज में आएगी। आप करें कि इरेशनल वैल्यू रेंज में आनी ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकता। अगर वैल्यू चेंज करेगा तो फिर बीच की सारी वैल्यू रेंज में आ जाएंगी, यानी रैशनल इरेशनल सारे रेंज में आ जाएंगे, सारी वैल्यू रेंज में होंगी। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, इसकी वैल्यू सिर्फ 3 पे ही चलती रहेगी, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। तो लिख लो, since fx is continuous, since fx is continuous and f of 0 is 3, therefore function cannot change its value, cannot change its value, because between any two real numbers there are infinitely many irrationals, there are infinitely many irrationals। और ये बोल दिया गया क्वेश्चन पे कि फंक्शन की वैल्यू इरेशनल नहीं होनी चाहिए। तो अगर चेंज करके एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाएगा तो बीच में इरेशनल भी आ जाएंगे, और इरेशनल रेंज में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो बीच वाली सारी वैल्यू रेंज में आ जाएगी। जबकि आप कह रहे हैं कि रैशनल होना ही नहीं चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकता, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो लिख लो, हेंस fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और जब कांस्टेंट फंक्शन है तो ये जो समेशन हो गया r वेरिंग फ्रॉम 1 to 100, f ऑफ r की वैल्यू 3 ही बनी रहेगी, r को हम कुछ भी रख दें, इसलिए ये 3 का समेशन हो गया, समेशन 3 r वेरिंग फ्रॉम 1 to, चूंकि 0 पे 3 है तो कांस्टेंट फंक्शन है, लगातार इसकी वैल्यू 3 पे ही रहेगी, 3 से हट नहीं सकता है। और कांस्टेंट का समेशन मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या हो गया ये 3 into 100, यानी वैल्यू हो गई 300। ठीक है, और पूछना है कुछ है? कुछ नहीं लेके आया, फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। फंक्शन तो हो गई थी, इसमें डाउट्स नहीं। शुरू करा देंगे। चलिए, फिर इनिशियल छूट जाएगा तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो जाएगी। लिमिट्स किसके, कितने लोगों के पास है लिमिट्स का डिटेल्स है? तो इतने लोग कर चुके हो तुम लोग। Find the number of real roots, find the number of solutions। जब हम solutions बोलते हैं तो वो real solution की बात कर रहे हैं, understood। Find the number of real roots of the equation 2 raised to x is equal to 1 by x। In the following intervals, पहला इंटरवल है 0 to हाफ, दूसरा इंटरवल है 1/3 to हाफ, तीसरा इंटरवल है हाफ to 1, चौथा इंटरवल है 1 to 2,
चार ऑप्शन हो गए ABCD आपके, आपको बताना है मैच द कॉलम का लीजिए, इधर ये चार ABCD ये हो गया और इधर नंबर ऑफ रूट्स लिखे हुए हैं कि चारों इंटरवल में कितने रूट्स होंगे। जैसे 0 से हाफ में इसके कितने रूट्स होंगे, 1/3 से 1/2 में इसके कितने रूट्स होंगे, हाफ से 1 में इसके कितने रूट्स होंगे, 1 से 2 में। मैं मैट्रिक्स मैच बना दूं तो इधर कॉलम 1 में आपका और इधर कॉलम 2 है। कॉलम 1 में जो है ये इंटरवल्स लिखे हुए हैं 0 to हाफ, 1/3 to 1/2, 1/2 to 1, 1 to 2 और इधर रूट लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3। मैच करना है कि कौन से इंटरवल में कितने। इक्वेशन क्या था आपको? इक्वेशन था 2⁻⁴x, या इस इक्वेशन को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं x × 2⁻⁴x -1। यानी इस इक्वेशन का ऐसे लिख लिया fx = 0 के फॉर्म में, राइट पे 0, fx मैंने बोल दिया x × 2⁻⁴x -1, ये fx is x × 2⁻⁴x -1। ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि x पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होगी, 2⁻⁴x एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूअस होगी। तो x and 2⁻⁴x बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, तो fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर ली, साथ में देख लेते हैं कि ये मोनोटोनिक है या नहीं, लगातार इंक्रीज या डिक्रीज करे, यानी डेरिवेटिव चेक करें इसकी। प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लिखोगे x × 2⁻⁴x, तो x की डेरिवेटिव 1, 2⁻⁴x ऐसे ही रह गया। देन x 2⁻⁴x की डेरिवेटिव होगी 2⁻⁴x ln 2, a⁻x की डेरिवेटिव होती है a⁻x ln 2⁻⁴x कॉमन ले लो तो इसकी डेरिवेटिव हो गई 1 प्लस ये डेरिवेटिव हो गया 2⁻x 1 + x ln 2। ठीक, और चूंकि हम जो भी इंटरवल की बात कर रहे हैं उन चारों इंटरवल में हमारी x जो है वो पॉजिटिव ही है, वो 0 से हाफ, 1/3 से 1/2, तो ये क्लियर है कि डेरिवेटिव इन सारे इंटरवल में क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि x जो भी हमने लिया हुआ वो पॉजिटिव ही लिया हुआ है। तो ये इन सारे इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, तो f इज इंक्रीजिंग इन ईच इंटरवल। ये जो चार इंटरवल्स मैंने लिए थे वो चारों में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो चारों के अंदर इंक्रीजिंग। तो ये तो क्लियर है कि अब किसी भी इंटरवल में एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो एक से ज्यादा बार तो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं सकती। अगर कोई भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक ही बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, एक से ज्यादा बार तो कट कर ही नहीं सकती। तो किसी भी इंटरवल में अब एक से ज्यादा रूट तो नहीं होगी, मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो कोई रूट नहीं होगी 0 या फिर एक रूट होगी। तो अब आप चेक करें, इन सारे पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लें, कौन कौन सा पॉइंट है? 0, 1/3, 1/2, 1 and 2, सभी पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें। 0 पे जहां जहां साइन चेंज होगी उसी में रूट आएगी सिर्फ, तो 0 पे चेक कर लो, 1/3 पे, 1/2 पे, इसे क्यों रहा है 0, 1/3, 1/2, 1 and 2, सभी पे चेक करो फंक्शन क्या था। संदीप तो बैटरी के लिए बोल क्या है, इसमें है बैटरी? चलो देखते हैं इससे। तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं इन सारे पॉइंट पे। कौन कौन से पॉइंट पे? f(0) चेक किया। फंक्शन क्या आपका? ध्यान रहे ये फंक्शन है x × 2⁻⁴x -1। तो अगर f(0) चेक करोगे, देखो -1 आ रही है नहीं, नेगेटिव आ रही है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेता हूँ 0 कौन कौन से पॉइंट है? 1/3, 1/2, 1 and 2, सभी पे चेक करना। f(1/3) चेक करो, f(1/3) आएगी 1/3, 2⁻⁴ -1।
तो एक्चुअल में ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर 3 माइनस 1। ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था? हाफ। हाफ पे चेक करोगे तो हाफ इंटू 2 रेज टू हाफ, तो ये रूट 2/2 माइनस 1 हो गई, ये भी नेगेटिव है। फिर आप 1 पे चेक करो तो 1 पे आ रही है ये 1, एंड देन 2 पे चेक करो तो 2 पे आ रही है ये 7 आ रही है ना, ठीक। अब देखो इंटरवल जो था एक एक करके देखें। पहला इंटरवल था आपका 0 से 1/2, तो देखो 0 पे वैल्यू -1 है और 1/2 पे भी वैल्यू नेगेटिव है, तो साइन तो चेंज हो ही नहीं है। 0 पे भी नेगेटिव, 1/2 पे भी नेगेटिव, दैट मीन्स की ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रह जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसमें कोई रूट नहीं, ठीक है। अगला इंटरवल क्या था? 1/3 से 1/2, 1/3 पे भी नेगेटिव है, 1/2 पे भी नेगेटिव है, दोनों पे नेगेटिव है, तो दैट मीन्स की ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रह जा रही है, नेगेटिव ही है, क्रॉस नहीं कर रही एक्स एक्सिस, कोई रूट नहीं है। फिर नेक्स्ट इंटरवल था हाफ से 1, हाफ पे नेगेटिव है बट 1 पे पॉजिटिव है। हाफ पे देखो वैल्यू नेगेटिव आई है, 1 पे पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स कि नीचे से ऊपर चली गई है ग्राफ, तो इसमें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दिया, तो इस इंटरवल में एक रूट होगा। तो पहले में कोई रूट नहीं है 0, दूसरे में कोई रूट नहीं है 0, तीसरे में 1 है। फिर 1 से 2 था लास्ट इंटरवल, 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, 2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि 1 से 2 तक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगी, तो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी, इसमें भी कोई रूट नहीं है। तो सिर्फ पहली जो तीसरी इंटरवल है उसमें एक रूट है, बाकी के 3 इंटरवल में कोई रूट नहीं, ठीक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is a continuous function. Fx is a continuous function such that f0 is equal to f2 pi but not equal to f pi. f0 f2 pi equivalent but f pi equivalent. Then prove that the equation fx is equal to f of x plus pi has at least one solution, at least one real root between 0 and pi, between 0 and pi। यानी आपको प्रूफ करना है कि अगर मैं ये इंटरवल लूँ 0 से पाई इंटरवल लूँ तो इस इंटरवल में इसकी कम से कम एक रूट जरूर होगी, कम से कम एक होगा। ये दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to pi। इधर ध्यान दो, आपको इक्वेशन क्या गिवन थी? इक्वेशन गिवन थी f of x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू, इक्वेशन को ऐसे लिख लिया करो कि राइट साइड पे 0 हो, एक तरफ लिख लेंगे। और सपोज मैंने इसको क्या बोल रहे, कहाँ पे क्वेश्चन में तो वही था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, इसको सपोज मैंने जी एक्स बोल दिया, तो जी एक्स हो गई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस। मुझे ये प्रूफ करना है कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ए रियल रूट बिटवीन 0 एंड पाई, 0 एंड पाई के बीच में इसकी कम से कम एक रूट आएगी। और ये चूंकि गिवन है कि f कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियसली g भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो लिख लो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर g इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर g इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस।
अब आपको क्या प्रूफ करना है कि 0 एंड पाई के बीच में एक रूट आएगी, तो आप सिर्फ 0 और पाई पे वैल्यू चेक कर लो, अगर साइन चेंज हो रही है तो रूट आएगी। तो अगर आप G0 निकालो, G0 कितनी आ रही है, F0 माइनस F पाई, ये आ रही है। G0 निकालोगे तो F0 माइनस F पाई, और फिर G पाई निकालो, G पाई क्या आ रही है, F पाई माइनस F2 पाई, और F2 पाई गिवन था F0 के इक्वल, तो F पाई माइनस F, बोलो सही है, तो बोल दो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गई है, F0 माइनस, तो देखो अगर आप G0 और G पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम आ रही हैं, क्या आ रही हैं दोनों, F0 इंटू, तो हो गया इसका होल स्क्वायर बट माइनस साइन के साथ, बराबर G0 इंटू जी पाई, ये हो जाएगी माइनस F0 माइनस F पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बोल भी दो। और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो F0 माइनस F पाई को भी सपोज कर लो के, तो वो के है, तो ये क्या हो गई माइनस के, और ऑब्वियसली ये स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो ये क्या हो जाएगी अल्टीमेटली लेस देन 0। स्क्वायर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ये भी गिवन था कि F0 और F पाई सेम नहीं है, तो F0 और F पाई सेम नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो स्क्वायर होगा ये पॉजिटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव होगा, तो G0 इंटू जी पाई नेगेटिव है, और जब G0 इंटू जी पाई नेगेटिव है दैट मीन्स कि 0 और पाई के बीच में Gx की साइन चेंज हो रही है, यानी ग्राफ या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगी, तो कम से कम एक बार तो कट करेगी, तो इसलिए लिख लो देयरफॉर Gx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट one real root between 0 and pi. Gx is equal to 0 has at least one real root between 0 and pi. और यही प्रूफ बना था कि इसकी कम से कम एक सॉल्यूशन होगी 0 एंड पाई के बीच। जो इक्वेशन थी उसे मैंने बोल दिया था Gx is equal to 0। ठीक है, चलिए डॉट पूछिए होगा। क्या 0 टू पाई में क्या कैसे प्रूफ किया पूछो, और अभी तो बताया था कि अगर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव हो तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट होगी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। सोया रहता है क्या, लिखेगा नहीं तो यही हाल होगा, लिखता कुछ है नहीं, बैठा रहता आराम से बिल्कुल। अभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहा गया कि अगर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर आएगी। तो G0 इंटू जी पाई क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो इसलिए 0 और पाई के बीच में इसकी साइन चेंज हो रही है, यानी ग्राफ या तो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, तो कम से कम एक रूट जरूर आएगी 0 और पाई। चले लिमिट्स फॉर अ लॉन्ग क्लास